आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 5 का प्रहार लेकर गांव से बनते हैं शहर, शहरों से बनते हैं राज्य और राज्यों से मिलकर बनता है देश। यानी पहली कड़ी यहां पर गांव है और अब गांव को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है, क्योंकि कोरोना ने नया ठिकाना गांव को बना लिया है। और अगर गांव तक वही स्थितियां हो गई जो शहरों में थी, तो फिर आप सोचिए क्या हाल होगा देश का। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज हम सीधे सीधे यही पूछेंगे कि सरकारों का रोड मैप क्या है गांव को सुरक्षित रखने के लिए, गांव में जागरूकता अभियान बढ़ाने के लिए, गांव तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए। आज सीधा सवाल होगा कि गांव में जो कोरोना फैल रहा है उस पर कैसे प्रहार होगा। और जो 5 के प्रहार में आज जो हमारे बड़े सवाल होंगे वो मैं आपको बताती हूं, क्योंकि अहम जिम्मेदारी अब गांव को सुरक्षित रखने को लेकर के। और इसीलिए पहला सवाल आज 5 के प्रहार में है, ग्रामीण इलाकों के लिए कोरोना संकट पर कब जागेगी सरकार? क्या पहले से कोई तैयारी कर ली गई है या इंतजार किया जा रहा है कि स्थितियां विकट हो और फिर कुछ किया जाए? आज दूसरा सवाल हम पूछेंगे, गांव में बढ़ते संक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन है? पहले से क्यों नहीं अवेयरनेस की गई? पहले से क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया? तीसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में करेंगे, गांव में कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? कौन सी वो इस वक्त स्थितियां सामने आ रही हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? और हमारे साथ चौथा सवाल आज 5 के प्रहार में है, गांव में कोरोना संकट को समझने में क्या सरकारों ने देरी कर दी? पांचवा सवाल आज 5 के प्रहार में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन पर भ्रम कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो बहुत कम है। तो सीधा सवाल आज 5 के प्रहार में कि गांव पर कोरोना के कहर को कैसे रोका जाएगा। देखिए रिपोर्ट, शुरुआत करेंगे उसके बाद। गांव-गांव कोरोना से मचा हाहाकार। लगातार हो रही मौत से गांवों में खौफ। गांवों की गुहार, हमें बचा लो सरकार। कोरोना ने शहरों में कोहराम मचा रखा है। देश में हर रोज 3 से 4 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज मौत का आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है। लेकिन इस महामारी का कहर अब गांव-गांव पर टूट पड़ा है। देश के कई राज्यों में कोरोना ने न केवल दस्तक दे दी है, बल्कि लोगों पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटा है। लोग बुखार और खांसी जुकाम को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यही लापरवाही अब महंगी पड़ती दिख रही है। गांवों में न तो लोगों को इलाज मिल पा रहा है, न ऑक्सीजन। सही जानकारी के अभाव में हर रोज गांव में हो रही मौत से लोग खौफजदा हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। यूपी के गाजीपुर और बिहार के बक्सर में नदियों में सैकड़ों की तादाद में शव बह रहे हैं। अब शवों पर यूपी बिहार में सियासत शुरू हो गई है। यूपी के गोरखपुर की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में इलाज के लिए लोग कैसे भटक रहे हैं। ऐसा ही बुरा हाल कानपुर के इस परास गांव का है। लोगों का आरोप है कि कोरोना के संक्रमण की वजह से लोग दहशत में हैं। 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और यहाँ पर अभी तक कोई भी मेडिकल टीम नहीं आई है। कारण यही है साहब कि जो है बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गांव से लोग बाहर जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में इससे भी बुरा हाल है। 70% से भी ज्यादा लोग गांव में कोरोना से संक्रमित हैं। यही हाल हरियाणा के गांव-गांव का है। हरियाणा के गांवों में 60% से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। शहर और गांव सब पर समान रूप से नजर रखी हुई है। सरकारी आंकड़ों में भले ही कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही हो, लेकिन गांवों में बुरा हाल है। कई गांवों में हर रोज कई लोगों की मौत हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि किया क्या जाए। बदहाल करने वाली ये तस्वीरें तब आ रही हैं जब गांव-गांव में टेस्टिंग की सुविधा तक नहीं, अगर कहीं है भी तो महज खाना पूर्ति हो रही है। दूसरी तरफ गांवों के लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता नहीं है। कई गांव के लोगों को वैक्सीन पर भ्रम फैला हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस महामारी से कैसे निजात मिलेगी। गांव में इस महामारी को जल्द नहीं रोका गया तो हालात बदतर हो सकते हैं। ग्रामीण सरकारों से बचा लेने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इसलिए
सिस्टम की कुंभकर्णी नींद पर आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो सवाल यही है कि आखिर जो जिम्मेदारी है वो सरकारों की है और क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। आज हमारे साथ सीधे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा मैं उनसे समझती हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो गांव है 97,000 से ज्यादा गांव है उत्तर प्रदेश में, उनको महफूज करने के लिए क्या किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय प्रताप सिंह जी, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, आप लोगों पर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। पूरा उत्तर प्रदेश, हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। हमने देखा कि शहर में किस तरह से बेड ऑक्सीजन सबकी किल्लत थी और अब गांव तक भी कोरोना पहुंच चुका है। क्या तैयारी सरकार की ओर से रोकथाम को लेकर? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके कहने के पूर्व आपने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जो लगभग काफ़ी देश के कई बड़े बड़े शहरों में या बड़े राज्यों में इस तरह के तस्वीर दिख रहे थे। दो एक बहुत भयावह भी था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी था। इन बातों से ही आपके खुद के ही आपके द्वारा जो कहा जा रहा है, इन बातों से एक चीज़ समझ में आता है कि किसी भी महामारी, किसी भी सदी में कोई भी महामारी जब आती है तो कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी शहर, उनके संसाधन हमेशा कम पड़ जाते हैं। एक महामारी जिसका कोई उपचार नहीं है, एक महामारी जिसके लिए एक वैक्सीन तैयार हुआ 1.5 साल के बाद और उस वैक्सीन के सहारे हम लोग सभी चल रहे हैं, और वही महामारी जो अपना म्यूटेट करके 3-4 तरीका से बदल के शरीर के अन्य अंगों में घुस के उसको आदमी का जान लेता है, व्यक्ति का जान लेता है। उस महामारी के सामने पूरा मनुष्य समाज आज खड़ा होकर अपने संसाधन जुटा के प्रयास करता है कि हम किसी तरह इसका रोकथाम करें। और रोकथाम हम कैसे करेंगे? उसका कोई उपचार तो है नहीं। तो रोकथाम हम खाली जिस तरह से हमने एक कार्य प्रणाली पिछले साल हमने तैयार किया था, उसी कार्य प्रणाली के आधार पर, उसी प्रबंधन की व्यवस्था पर हमने आज भी उसको सख्ती से और आगे बढ़ा के हमने प्रयास किया है कि जैसे आपने बोला कि शहर से निकल के गांव की तरफ गया है, गांव में अभियान शुरू किया है। आप ही के कहने पर 97,000 ग्राम पंचायत हैं। उन ग्राम पंचायतों में हमारा आशा वर्कर, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे आरआर टीम, तमाम वाहन, तमाम दवाई की पैकेट्स बना के और वो मेडिकल किट्स हम उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी खाली थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। उनको तत्काल हम वो पैकेट जब देते हैं और उनको एक व्यवस्था बताते हैं तो उससे खाने से उनका वो संक्रमण बच जाता है। तो अब हमारा पहला ये तैयारी कर दिया हमने, और कम से कम 1.5 लाख से ऊपर पैकेट हम पिछले 3-4 दिन में हम लोगों ने बांटा है। प्रतिदिन हम लोग बांट रहे हैं। उतना तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हल्का फुल्का इस संक्रमण है या उसको सर्दी बुखार है, जो आज के मौसम में काफ़ी तेज़ी भी हो रहा है, हम तत्काल दवाई देके उसको वहीं के वहीं उसको हम रोक देते हैं। उसका हम कांटेक्ट फिर उसमें अपने ICCC जो कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से उनको हम फॉलोअप करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, डॉक्टर से उनसे सलाह दिलवाते हैं, और उसके बाद अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो तत्काल उनको फिर नज़दीक के अस्पताल में ले जाके उनका वहाँ उपचार करने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इस समय हमारा यही एक प्रबंधन का व्यवस्था है जिसके कारण हम प्रयास करते हैं कि जो गांव में थोड़ी बहुत जो फैली हुई है और गांव में जो लोग थोड़ा सा लापरवाही भी पहले किए थे, उनको बचाने का पूरा प्रयास हमारा है। और हम सरकार हैं, जो भी सरकार चुनी हुई सरकार आती है, कोई भी सरकार के समय में किसी भी तरह का आपदा होता है तो सरकार हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी को समझते हुए अपने जो भी संसाधन हैं हम नीचे तक पहुंचा के उस व्यवस्था के अंतर्गत उनको बचाने का प्रयास करते हैं। सर एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने संसाधनों का जिक्र किया है, क्या गांव में हम माने उत्तर प्रदेश के हर गांव में वैक्सीनेशन हो पा रहा है और गांव वालों को वैक्सीन लग पा रही है? क्या ये हम पूरी तरह से दावा कर सकते हैं? वैक्सीनेशन दूसरी चीज़ है। अभी हमारा जो चरणबद्ध तरीका से वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के निर्देशों में शुरू हुआ था, हम सब देश के लोग जानते भी हैं, जिसमें आपका हेल्थ वर्कर को पहला, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+ कोमोबिडिटी, 45+ टू 59 वो हमारा चल रहा है। और जैसे हमारा घोषणा हुआ केंद्र सरकार के द्वारा 18+ का अप टू 45 ईयर्स का, वो भी हमने शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में 1 मई से शुरू किया। पहले 7 जनपद में किया जिसमें हमारा हाई केस लोड है,
और अधिक हमको मिलने से वैक्सीन मिलने के कारण से हमने बढ़ा के 11 जनपद और जोड़ा, जिसमें 18 जनपद में हमारा ये चल रहा है। अगर आप उस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आज भी हमारा उत्तर प्रदेश में लगभग हमारा सब मिला के 14,99,595, ये मैं बात कर रहा हूँ आपका हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60+, 45+ एंड 18 to 44 वाला सब मिला के आज तक हमने 14,99,99,595 लोगों को हमने टीकाकरण अभी तक हम कर चुके हैं। जी, गांव की आबादी भी शामिल इसमें है। इस समय जो 18+ का जो है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सीमित संख्या में हमारे पास प्रोडक्शन है, जितना हमको मिल रहा है तो वो अभी हमारे शहरों में ही लग रहा है। जैसे हमारा संख्या बढ़ेगा वैसे वो गांव की तरफ जाएगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं जय प्रताप जी कि जो एक जागरूकता होनी चाहिए थी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीणों तक वो जागरूकता शायद अगर पहले ही कर दी जाती तो वो डर नहीं होता जो आज देखने को मिलता है, चाहे वैक्सीनेशन के नाम पर हो या फिर टेस्टिंग के नाम पर हो। आज भी जो गांव की आबादी है वो आगे नहीं आ रही है। आप भूल जा रहे हैं कि जब ये कोविड-19 की महामारी प्रारंभ हुआ था मार्च 2020 में, और तब से लेके अभी तक हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सभी लोग इस बात को बार बार कह रहे थे कि एक ही, जब हमारा वैक्सीन नहीं निकला था, कि इसका एक ही रोकथाम है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, अपने घर को साफ सैनिटाइज करें। ये शुरू से ही ये 4-5 सेंटेंसेस हमारे तब से लेके आज तक चले आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था जब वैक्सीन निकला था कि वैक्सीन होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि दवाई भी कड़ाई भी। फिर भी हमारे बहुत सारे ग्रामीण आबादी ने इस बात का अनदेखी किया। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं बराबर मैं गांव में जाता हूं और मैंने कई बार अपने लोगों को कहा कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मगर सब लोग ने उसको बहुत हल्का तरीका से लिया। जब कोविड वायरस ने परिवर्तित होकर अपने नए रूप में आया, आज उस सब से हम लोग पीड़ित हो गए। चाहे आपने वैक्सीन लगाया तो, चाहे आपने नहीं वैक्सीन लगाया, वो लोग भी इस चपेट में आ गए। और आज ये दुखद चित्र जो आप दिखाते हैं, ये बहुत ही दुखद हम सभी लोग के लिए है कि आज मनुष्य आज इतना आगे तकनीक में बढ़ते हुए भी, हर प्रकार का संसाधन तैयार करने के बाद भी इस महामारी के सामने हम पूरी तरह से बौना दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है जो इसको हम रोकथाम कर पाए। सर, तो आप ये मानते हैं क्या कि शायद वक्त रहते हमें वो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे जो हमने नहीं उठाए हैं, और इसीलिए आज इतनी बेबसी है, लाचारी है, चाहे शहर हो या फिर गाँव हो? नहीं, देखिए, इसमें हमने फिर आपको बता रहे हैं कि महामारी के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। संसाधन की बात आप छोड़ दीजिए, पिछले बार की संसाधन और पिछले बार की जितने भी संख्या आई थी, उस हिसाब से हमने अपने संसाधन को बढ़ाए, हमने अपने तकनीक को बढ़ाया, हमने वैक्सीनेशन तैयार किया और हमने उसी को आगे बढ़ाया। आज जब आपका वैक्सीन जब बदल जाता है, वो म्यूटेट कर जाता है और उसका संक्रमण दूसरे शरीर में, मनुष्य के शरीर में दूसरे तरह पहुँच जाता है और ख़तरनाक हो जाता है, तो आपको उसी तरह अपना तैयारी करना पड़ता है। और वो तैयारी कितना जल्दी आप कर सकते हैं, जब पिछले बार से आपका 35 to 40% अधिक पेशेंट प्रतिदिन आने लगे, तो आप कितना संसाधन तैयार करेंगे? ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। एक महामारी के सामने हम जो भी संसाधन तैयार करेंगे, हमेशा वो कम पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि सामान्य परिस्थितियों में, तो आप देख लीजिए कितने आपके पूरे देश में संसाधन है। आज भारत देश में कितने संसाधन है बिना महामारी के, जो नॉर्मल तरीका से लोग अपने दवाई कराने के लिए चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में आते हैं। और एकदम से जब महामारी आता है तो कितनी अधिक संख्या आपको आवश्यकता पड़ती है बढ़ाने के लिए, वो कोई नहीं जानता है। फिर भी हम प्रतिदिन अपना क्षमता बढ़ाते हैं, प्रतिदिन अपना संसाधन बढ़ाते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 20,000 बेड हमने 9 मार्च से लेके अभी तक हमारे L3 की व्यवस्था में बढ़ा है। कई जगह ऐसी भी हमने तस्वीरें देखी हैं जहां पर लॉकडाउन में भी लोग निकल कर आ रहे हैं, लॉकडाउन में भी हुजूम देखने को मिल रहे हैं। इनको कैसे रोका जाएगा? देखिए, पिछले बार तो पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश का लॉकडाउन था, जहां सारे गतिविधियां बंद हो गई थी। इस बार प्रधानमंत्री ने जब 16वां बैठक किया सभी मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि आपका केस लोग देते हुए आप लोग तय करिए कि किस तरह का आप लॉकडाउन चाहते हैं। लगभग हर राज्यों ने, उत्तर प्रदेश साथ में भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू हम लोग ने तैयार किया
और आंशिक कोरोना कर्फ्यू हमने अलग अलग गतिविधियों को रोकते हुए कुछ आवश्यक कार्रवाई को, आवश्यक सेवाएं को अलाउ करते हुए हमने आंशिक कोरोना का ये कर्फ्यू हम पिछले 10-15 दिन से हम चला रहे हैं। अन्य राज्यों ने भी अपने हिसाब से उस तरह का गतिविधि किया। किसी राज्य में बढ़ा है, किसी राज्य में कम हुआ है केस लोड, मगर इसी तरह हमने किया ताकि वो कॉमन मैन हमारा है, जो नीचे जो रिक्शा वाला है, जो नीचे मजदूर आदमी है, उसके काम चलते रहे, उसका किसी तरह उसका जीवन पोषण होते रहे। और इसके बाद भी हमने फिर अपना जो पुराने पिछले साल हमने किया था, हम उसमें अनाज का प्रबंधन भी हमने करना शुरू कर दिया, राशन देना हमने शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन फिर भी सर हम देख रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं, चाहे गांव की ही हम बात करें, वहां से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर हेल्थ टीम नहीं पहुंच रही है, जो बेसिक फैसिलिटी वो नहीं मिल रही है। और इसीलिए मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि क्या ये बात पूरी तरह से कही जा सकती है आपकी ओर से कि अगर गाँव में कोरोना ने पैर पसारा तो आप लोग पूरी मजबूती के साथ उस स्थितियों को संभाल लेंगे? पूरी तरह हम संभालेंगे। पिछले बार हमने संभाला था, इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि निगरानी समिति और एक आरआर टीम के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक हमको मेडिकल किट पहुंचाना है। जब उसको ये लक्षण पता चलता है कि उसके बुखार जुकाम सर्दी जुकाम होगा, उसी समय तक हम उसको पहुंच के उसको मेडिकल किट भी पहुंचाएंगे ताकि उसका वो सामान्य बीमारी बिल्कुल डाउन हो जाए। और उसके साथ उसका नोटिंग करने के बाद एक एक व्यक्ति का नंबर, मोबाइल, गांव का नाम नोट करके ICCC सेंटर से उसको कॉलिंग करके उसका हालचाल पूछना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और हम सुनिश्चित आपको आश्वासन दे सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं कि हम उस जिस प्रणाली से हम चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति का पहुँच के हम उसका पूरा दवाई का प्रबंधन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जय प्रताप सिंह जी जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़े हैं, जो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि आश्वासन दे रहे हैं कि अगर गांव तक स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको संभाल लिया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अब चलिए 5 के प्रहार में शुरुआत करते हैं डिबेट की। और मेरे साथ जो खास मेहमानों का पैनल है उसमें मेरे साथ राजीव जेटली इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अवनीश अवस्थी मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। प्रीति पांडे मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीपी राय मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और साथ ही सुजाता पॉल मेरे साथ जुड़ेंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डिबेट की शुरुआत में करना चाहती हूं सीपी राय जी और राजीव जेटली आपके साथ। राजीव जेटली, क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, या देश के गांव पूरी तरह से सुरक्षित है? अगर कोरोना वहां पहुंचता है तो वो स्थितियां नहीं होंगी जो शहरों में हुई। देखिए श्वेता, 2 अलग बातें हैं। आपने कहा कि गांव सुरक्षित ही, गांव के अंदर पहुंचना शहरों से ज्यादा आसान है। शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, कम जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं। व्यवस्थाएं कई बार आप देखेंगे कि वो आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते कितने लोग वहां पर संक्रमित हैं। लेकिन गांव की व्यवस्था बहुत अलग होती है। गांव के अंदर जो हमने तैयारियां कर रखी हैं, जिन तैयारियों के तहत धर्मशालाएं हैं, सरपंच है, वहाँ पे पंचायत भवन है, अलग अलग व्यवस्थाएं वहाँ करी हैं। और वहाँ पर आइडेंटिफाई करना भी ज्यादा आसान होता है कि कितने लोग गांव के अंदर पीड़ित हैं, और उसकी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है गांव के अंदर। और उसके लिए हमारी सरकार ने टीमें भी बनाई हैं। लगभग एक एक गांव के अंदर कुछ आबादी के ऊपर 500 लोगों की टीम बनाई गई है। ऐसी बहुत सारी टीमें अलग अलग बनाई गई हैं जो वहां पर टेस्टिंग करेंगी, जो वहां आइडेंटिफाई करेंगी, लोगों के सिम्टम देखेंगी, उनको दवाइयां वितरित करेंगी, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको ये जानकारी उपलब्ध करवाएंगी। तो गांव के अंदर जो सरकार ने स्ट्रेटेजी बनाई है, सरकार ने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है। वो नीचे तक जाता है, वो सरपंच से ब्लॉक स्तर पे, पंचायत लेवल पे, बातें कह तो रहे हैं, एक सिस्टम की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सीपी राय जी जमीनी हकीकत इससे अलग है। जो लगातार हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ हम तक कोई हेल्थ टीम नहीं पहुंच रही है। तो इन बातों को हम कैसे माने कि जमीनी स्तर पर उतर रही है? ये जो सज्जन है, इनका गांव से कोई ताल्लुकात नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं गांव के बारे में, नहीं है इनको कुछ मालूम नहीं गांव के बारे में, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये टिप्पणी करने से पहले मेरी जानकारी उपलब्ध करवाएं, उसके बाद टिप्पणी करें। ये टिप्पणी करने से पहले जानकारी लें, उसके बाद टिप्पणी करें। प्रहार मत करें भाई, 5 का हाँ, ये टिप्पणी करने से पहले प्रहार करें ना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ निकाली है। व्यक्तिगत तौर पर किसी पर भी कोई छीटाकशी की जाए। हाँ, ये टिप्पणी करने से पहले जानकारी उपलब्ध करके आया के लिए सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब आप दे दीजिए। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है सर। थोड़ा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ
लाशें नदियों में तैर रही हैं। थोड़ा टिकट कहीं देख लिया होता तो उत्तर प्रदेश के बड़े टीवी सैनिकों के स्कीम उन्होंने उन गाँव की रिपोर्ट की है जिस दो गाँव में 125 लोग 2 दिन में मर गए। गाजीपुर के प्रधान ने अपने डीएम को चिट्ठी लिखी कि मेरे गांव के 18 लोग 2 दिन में मर गए और उस हालात में इस तरह की बातें करना बेमानी है। शहर में भी जाके व्यापारी वैक्सीन की तो बात ही मत करिए, वैक्सीन तो उपलब्ध ही नहीं है। दिल्ली जैसी जगह पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, दिल्ली के आसपास उपलब्ध नहीं है। उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, हमको इसमें आलोचना में नहीं चलिए, आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, तैयारियां कितनी है ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त गौरव, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जरा मैं उनसे तैयारियों की बात कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार तैयारियों की बात होती है और तैयारियां कितनी है, जमीनी हकीकत क्या है। आज सीधे हम यहाँ से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जमीनी हकीकत की। गौरव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, मुझे बताइए क्या हाल है, क्या वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, हेल्थ टीम पहुंच रही है, मुझे सीधे तस्वीर दिखाइए। देखिए, हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। कानपुर की या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहां पर अब तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीमें नहीं पहुंची, ना तो किसी तरह की कोई तैयारियां हैं। लोग बिना किसी इलाज के घरों में ही दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के कुरारी मोड़ में, जहां कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं। सर, अब तक क्या कोई टीमें ऐसी हैं जो पहुंची हैं गाँव में मदद के लिए? अरे भैया, यहाँ कौन मदद है बताइयो, कौन सी विभाग की टीमें कोई टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर आई? हाँ, आए। सर, क्या दवाओं के लिए कोई यहाँ पे जरूरत आप लोगों की पूरी की जा रही है? नहीं कोई। गौरव, पहले इनको बोलिए मास्क लगा ले। गौरव, पहले बोलिए मास्क लगाए। देखिए, ये मास्क लगाए, हर कोई वहां पर मास्क लगाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी ने मास्क नहीं लगाया। तो देखिए, ये तब जी बिल्कुल मास्क लगाइए सर, मास्क लगाइए जी, बिल्कुल। तो देखिए, मास्क लगा लिए। सर, यहाँ पर किसी तरह की कोई तैयारियां की गई, क्या सैनिटाइजेशन कोई किया जा रहा है? नहीं साहब, यहाँ नहीं कोई टीमें आ रही हैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं आ रही थी। तो देखिए, जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उन्नाव के कुरारी मोड़ से, जहां देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कोई भी इनके लिए जो सुविधाएं वो नहीं है, ना तो कोई टीमें आ रही हैं। हालांकि टेस्टिंग के लिए एक बार जरूर टीम आई थी जो उन्होंने बताया, लेकिन किसी तरह की सुविधाएं इनको यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे वादे जो है हवाओं में चल रहे हैं। बिल्कुल, आप मेरे साथ, मैं आपके पास फिर से रुक करूंगी। राजीव जेटली जी, जल्दी से मुझे 10 सेकंड बता दीजिए। इस वक्त आप सुन रहे थे कि गौरव जो उन्नाव के गांव में मौजूद है, अभी आपने सुना वहां पर किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, और आप कह रहे थे नहीं, हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, हमने टीमें बनाई हैं। तो ये टीमें कहाँ हैं? श्वेता, अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं सुन रहा था आपकी जो रिपोर्टिंग थी, वैसे तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आप करते हैं, लेकिन आपने 2 बातें उनसे पूछी। आपने पूछा कि टेस्टिंग हो रही है, उन्होंने कहा टेस्टिंग हो रही है। आपने कहा क्या आपके पास सुविधाएं पहुंच रही है, कौन सी सुविधाओं की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कह रहा था कि गांव में जागरूक करना, गांव के लोगों को बताना कि किस तरीके से कोरोना महामारी फैलती है, किस तरीके से आपका बचाव करना है, क्या क्या आपको, अगर आपको ऐसे संक्रमित होते हैं, लक्षण आते हैं, तो कौन कौन सी दवाई आपको लेनी है। तो दवाइयों का वितरण अभी स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश के आपको पूरा विस्तार से बता के गए कि कैसे कैसे हम दवाइयां वितरित कर रहे हैं। फिर आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं वैक्सीन के ऊपर भी बता दूं कि उसके पैरामीटर सेट हो रखे हैं कि हमारे नहीं, किसी भी राज्य सरकार के, वो किसी भी पार्टी से आती हो, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुकात होता है, उससे राज्य सरकार ने पैरामीटर फिट किया है, फिक्स किया है कि किस वक्त पे वैक्सीन दी जाएगी। उस वैक्सीनेशन के दौर में अब गांव में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा, लेकिन गांव में संक्रमण को नहीं पहुंचने देना है। उसके लिए जो मापदंड तय किए गए, वो मापदंड हमारी ब्यूरोक्रेसी उसके पर काम कर रही है और पंचायत स्तर तक काम कर रही है। राजीव जी, मैं कह रही हूँ, आप जरूर इस बात को कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, लेकिन आज मेरा यही सवाल है कि वो काम नजर क्यों नहीं आ रहा? जब गांव के लोगों से आप पूछते हैं, चूंकि आपने ये कहा कि सुविधाओं की बात की गई, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई थी कि अब तक क्या कोई टीम आती है, वो कह रहे थे नहीं आती है। अजय वर्मा जी, अगर टीम वहां नहीं पहुंचेगी तो फिर उन गाँव के लोगों को कैसे बताया जाएगा इस बात को लेकर कि नहीं, आप जाइए, वैक्सीन करवाना जरूरी है, अगर आपकी जिंदगी को बचाना है तो फिर आपको जरूरी है कि आप खुद भी अलर्ट रहें। श्वेता, इतना सेंसिटिव मुद्दा बोलूंगा कि सरकार का पक्ष रखने माननीय मंत्री जी आए, उनका दायित्व ये बनता है कि अपनी सरकार का बचाव करें, लेकिन जो हालात आप देख रहे हैं, नदी में शव, सड़कों पे शव, कब्रिस्तान में लाशें, शमशान में बॉडियां और अस्पताल का बाहर लाइन, सिलेंडर के लिए लाइन, इससे क्या प्रतीत होता है? आपके पास 1 साल का समय बचा था, आप पंचायत के चुनाव टाल सकते थे, लेकिन पंचायत के चुनाव के बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश की बिगड़ी है, चिंता का विषय यह है कि गांव में हम टाल सकते थे, हम टाल सकते थे। ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, थोड़ी सी जानकारी तो लीजिए। अरे ये सरकार चुनाव करवाती है क्या? अरे चुनाव सरकार करवाती है क्या?
ये क्या बोल रहे हैं? बोलिए, कुछ सोच के तो बोलिए। हम कैसे डाल सकते हैं? चुनाव हम तो सुनील अरोड़ा साहब को नहीं होने चाहिए। चुनाव आयुक्त को गवर्नर गोवा सरकार ने बनाया है। सुन लीजिएगा बोलते आप सुनने का मुद्दा रखिए। सुनील अरोड़ा साहब को सरकार ने अभी गवर्नर गोवा का बनाया है, आपने नहीं बनाया। जल्दी मत बोला करिए। आप गवर्नर बनाने की हैसियत में नहीं है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप बोल क्या रहे हैं? सेंसिटिव मुद्दा है, मत बोलिए करिए, सोच के बोला करिए। बोल क्या रहे हैं? आपका सेंसिटिव मुद्दा है, आप इलेक्शन कमीशन का पैनलिस्ट नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं। सेंसिटिव मुद्दा है, जरा समझ लीजिए। हाँ तो सेंसिटिव मुद्दा है, इनसे कहिए ना, अच्छी बात करिए। हैसियत में नहीं है कि किसी को गवर्नर बना सके। अभी सुनील अरोड़ा साहब रिटायर हुए, सरकार ने उन्हें गोवा का गवर्नर बना दिया, तो सबको पता है चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा अरे था। भाई, मैंने डिबेट चुनाव आयोग पे नहीं की है। यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग डीरेल हो जाते हैं। सीधा सीधा सवाल करिए, जब हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि गांव के लिए क्या अरेंजमेंट हो रहा है, और जो अरेंजमेंट हो रहा है वो नजर क्यों नहीं आता है? अपने जी लोगों के फेवर में मत लिखिए। आप सरकार के फेवर में लिखते रहो। सरकार से गोल्ड मेडल मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा। श्वेता, मेरा एक उसूल है, कभी माफ दूसरों आपके सुने, आप राजनीति कम से कम टाइम लूंगा, लेकिन दर्शक सुनाइए। अजय वर्मा, ये इनको अगर आप बंद नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है मेरे बोलने का। आप व्यापार, ये मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं जब तक बोलते रहेंगे। आप बात रखिए अजय जी, आपकी बातों का जवाब अपनी जी देंगे। नहीं, इन्होंने मेरी बात काटी, पहले मेरी बात पूरी होने दी। अरे आपकी बात कभी नहीं पूरी हो पाएगी सर, आपकी बात कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अपनी जय जी से मैंने सवाल किया, अपनी जय जी को बोलने दीजिए। अपनी जय जी सुन लीजिए ना, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए। कह रहा हूँ कि इस सरकार को जागरूक होकर सारी व्यवस्था सुधार लीजिए। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं, तो जवाब तो ले लेना। यही तो हम भी कह रहे हैं कि कब जागरूक होंगे। आप क्या नई बात इसमें कर रहे हैं? तो आप मुझे जवाब भी लेने दीजिए अपनी जयश्री से। अपनी अजय जी ये बात सही है। आप अजय जी ये कहते हुए कि सरकार को जागरूक होना चाहिए, करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले सीपी राय जी को आज हाथ जोड़ करके माफी तो मांगनी चाहिए ना कि हमारे अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगूंगा, आप भी मत लगवाना। कम से कम एक बार सार्वजनिक रूप से माफी तो मांगे, ये तो होना चाहिए ना। वैज्ञानिक और डॉक्टर, दूसरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए ना सीपी राय जी, आप जवाब, आपका जवाब आएगा तब जवाब दीजिएगा आप। अभियानबद्ध तरीके से तमाम विपक्षी दलों ने वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। आज जो राज्य कह रहे हैं ना कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, तो पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे वैक्सीन या कोवैक्सीन, हमें विश्वास नहीं है, ये तो पानी है पानी। अजय जी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने 2017 में प्रीति पांडे, एक बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, खतरे को समझना होगा। प्रीति पांडे, उस खतरे को समझना होगा कि कोरोना अगर गांव तक फैल गया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी जिस स्तर की तैयारी होनी चाहिए वहां नजर नहीं आ रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? श्वेता जी पहले इनको चुप कराइए। अरे अजय जी, मैंने कहा आप शांत हो जाइए ना। सिर्फ सरकार का रोना रो के जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। प्रीति पांडे, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करने की जरूरत है। प्रीति, हाँ बोलिए। श्वेता जी प्लीज इनको चुप कराइए। देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक गांव से आती हूँ उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ जिला जो है वो मेरी पैतृक मेरा गांव है, और जिन जिलों की अभी आपने बात की, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे गोरखपुर हो, हम सबके संबंध उन गांवों से, उन जगहों से जरूर है। मैं आपको बताऊं कि इस समय बहुत बुरी हालत है कहीं पे। ये जो चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में हुए, वो चुनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं इसको बिल्कुल झुठलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ। ये चुनाव ने उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत की, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन नंबर 2 में एक चीज ये बात कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पे विपक्ष में लोग बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वैक्सीनेशन पे, मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में वैक्सीनेशन नहीं है। श्वेता जी, जहां पे वैक्सीनेशन है वहां पे भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन से आपकी मृत्यु हो सकती है, वैक्सीनेशन बेकार है, आपको वैक्सीनेशन नहीं करानी है, जो वैक्सीनेशन कराएगा वो नपुंसक तक हो सकता है। जो नेता इस तरह के प्रोपेगेंडा को चलाते थे, वो नेता खुद आज वैक्सीनेशन लेने के बाद फोटो खिंचवा के अपलोड कर रहे हैं। बेचारी जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? विपक्ष की जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। हम क्यों सिर्फ सरकार, हम तो रोज सरकार को कोस रहे हैं। उत्तर
प्रदेश की सरकार को हम रोज कोस रहे हैं कि आपने प्रधानी के चुनाव क्यों कराए, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ आरएसएस और सेवा भारती के जगह जगह कैंप लगाने की? कांग्रेस का सेवा दल कहाँ है, पूछिए ना। मैं तो खुद कांग्रेस के सेवा दल परिवार से आती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि सेवा दल का वो पूरा 70 जिले 72 जिले में सेवा दल के कैंप क्यों नहीं लगवा रहे आप लोग? क्यों सेवा भारती आरएसएस अकेले काम कर रही है? सिर्फ सरकार को कोसने की नई जरूरत है श्वेता जी। इस समय पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ एकजुट आने की जरूरत है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। और पक्ष विपक्ष में गांव के ग्रामीण मारे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बात तो प्रीति आप सही कह रही है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना। लोग मारे जा रहे हैं, इसका धन्यवाद किसको करें? लोगों को बचाने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति आपने बहुत कर ली। अब देखिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, उस पे जाकर बार बार दोहराना, इसका मतलब है भ्रम बनाना। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पहली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के गांवों में भी फैला है। भाई आप चुप तो रहेंगी? भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? कौन भ्रम फैला रहा है? भ्रम तो आप फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके। आपको केवल एक ही बात कहनी चाहिए कि वैक्सीनेशन कराओ, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस बात को बार बार वैक्सीनेशन लेना दोहरा रही है। बार बार दोहरा रही है। मेरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उनकी गलतियां निकालूं, लेकिन मैं उनके साथ तब भी खड़ी हूँ। और हर कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ा है। अगर सरकार साथ लेना चाहे, भाई चिल्ला क्यों रही है, भड़बड़ा क्यों रही है, राजस्थान में भी जनता मर रही है, छत्तीसगढ़ में भी जनता मर रही है, खिसिया क्यों रही है? नहीं मर रही, अरे खिसिया क्यों रही है? सब जगह मर रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए इस तरह का तमाशा करने की बजाय, नौटंकी करने के बजाय ये देखिए कि सोल्यूशन क्या है। आज सोल्यूशन ये है कि टेस्टिंग घर घर तक पहुंचाया जाए। मोबाइल तरीके से टेस्टिंग घर तक पहुंचाएंगे तभी हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अभी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे मैंने शब्द सुने, इनॉग्रेशन किए जा रहे हैं जहां वैक्सीनेशन हो रहे हैं। उत्तराखंड में मैं आपको कल की तस्वीरें तमाम वायरल है, वो जरूर से देखिएगा। कल हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड की सरकार को शपथ लगाई है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाए थे। और अगर आज कोई गलती हुई है तो वो प्रधानमंत्री जी आके माफी मांगे। कहाँ गायब है? आप लोग हर समय प्रधानमंत्री को ले आते हैं बीच में। अरे बात में आज गाँव की कर रही हूँ भाई। आप लोग हर समय बीच में प्रधानमंत्री को ले आते हैं, हर बात में आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। अरे राज्यों की तो अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए जल्दी से मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ, किस तरीके से जब पुलिस की टीम गई तो वहां पर ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया। जरा देखिए क्या स्थिति है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जागरूकता होनी चाहिए गाँव में, डर नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। और अगर भ्रम की स्थिति है तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि क्या होता है। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी उन्नाव से लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव बताइए, आपने वहां पे लोगों से बात की, क्या वो भ्रम का शिकार है, जो वो डर में है? गौरव मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए किस तरह से हमने लोगों से बात करी, साफ तौर पे उनको कहना था कि उनको किसी तरह से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही। और अगर सुविधाओं की बात की जाए, जैसा कि बीच में बोला था, सुविधाओं के लिए आपको बता दें जिस तरह से लोगों को ना दवाएं मिल रही, ना तो कोई यहाँ उनको जागरूक कर रहा है। और अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो खाना पूर्ति के नाम पर सिर्फ यहाँ टेस्टिंग की जा रही है। अब तक किसी तरह कोई सैनिटाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ। लोग किसी तरह का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जो इनके पास आकर के इनको जागरूक करे या इनको बताए कि किस वर्ष के लिए इनको क्या दवा लेनी चाहिए। और तमाम मौतें हमने आपको दिखाई, किस तरह से एक के बाद एक लाशों का अंबार भी हमने आपको दिखाया। कैसे आज यहाँ पर जो घाट था वहां से दिखाया, किस तरह तस्वीरें आ रही थी, चाहे कानपुर की बात की जाए, उन्नाव की जाए, सब जगह से। चूंकि अब कहीं ना कहीं कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार चुका है। कल भी हमने आपको परास गांव की तस्वीरें दिखाई, जहां देखिए 30 से अधिक मौतें थी, जो कि उनके पास लिस्ट बनी हुई थी ग्रामीणों के पास। और साफ तौर पर वहां ग्रामीणों ने पलायन तक करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो कोरोना था वो ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार चुका है। लाख दावे सरकार करे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को शक्ति से पेश आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही और इस वक्त हमारे साथ जो राजीव जेटली, जरा मैं उनसे सवाल का जवाब ले लेती हूँ। राजीव जी, अभी आपने फिर से सुना कि साफ तौर पे गौरव इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कोशिश होनी चाहिए सरकारों के स्तर पर गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए, वो नहीं हो रही है। श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम
ये जो लोग बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, इनका सर्टिफिकेट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो पूरी दुनिया का स्वास्थ्य देखती है उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया जो मेरे रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी है। मैं अभी इधर उधर की कहीं बात नहीं कर रही सर। एक सेकंड, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है सर, इसीलिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपसे सवाल कर रही हूँ। मेरे को बोलने तो दीजिए, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फार्मूला अपनाया उसको पूरी दुनिया के जहां पर भी रूरल बेल्ट है वहां पर लागू करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। वो इस फार्मूले से इस तरीके से प्रभावित है। मैं आपको अभी भेज देता हूँ, आप पढ़ते नहीं है वाले सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़िए, आप न्यूज में ही पढ़िए उसे। अब दूसरी बात जो हम कहते हैं गांवों के अंदर इस मॉडल को लेके जाना, जिससे जो दिया जा रहा है उसके लिए WHO ने कहा है कि ये गलत दवाई है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अरे आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ जो योगी सरकार ने फार्मूला अपनाया उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ करी। और रही आपकी बात उत्तराखंड की, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमारे सांसद अनिल बलूनी, मुझे लगता है वो अकेले काफी हैं आपके पूरे विपक्ष के लिए, क्योंकि जितना उन्होंने जितना सामान उन्होंने उत्तराखंड तक पहुंचाया, आपकी जो सरकार वहां रही, आपके सारे मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री मिला लो, उतना वो कार्य नहीं कर पाए वहाँ पे। अभी आप सरकार की बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हमने जो मॉडल अपनाया, अजय वर्मा जी, आप मॉडल कोई भी अपना लें, अगर वो जमीनी हकीकत के करीब नहीं है तो फिर तो सारे मॉडल बेकार है ना। अभी मेरे रिपोर्टर जब वहां पर हैं और इस बात को बता रहे हैं वो कि वहां पे हेल्थ टीम्स नहीं है, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और ये तस्वीर लगभग हर गांव की है इस वक्त, पूरे देश की अगर हम स्थितियों को देखें तो इनसे तो बचा नहीं जा सकता ना, जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। आज मैं दिल से आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने इतनी साहसिक तरीके से सारी चीज दिखाई। राजा के खिलाफ अगर कोई जाता है तो प्रजा के खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। राजा 5 स्टेटों के चुनावों में, पंचायत चुनावों में फ्रंट पे थे, लेकिन अब राजा फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। आप चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे, बताइए? आप चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? अरे भाई बताइए, हाँ या ना बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए भाई, हाँ या ना बोलिए, लड़े थे कि नहीं लड़े थे? पंचायत चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे, हाँ या ना बोलिए? बोलिए तो सही, बोलिए हम लड़े थे, बोलिए हम लड़े थे। देश को बचाइए, हम लड़े थे, बोलिए। इस देश को बचाइए, इस देश को बचाइए, पूरी उसके बाद बात रखिएगा आगे। इन्हें बचाइए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं लड़े तो आपको बोलने का अधिकार है। मत करिए, बहस मत करिए, बहस मत करिए। बहस मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सबसे बैठे तब से बहस तो वो ठीक ही कर रहे हैं ना अजय राय जी, सवाल तो वो यही पूछ रहे हैं ना कि आखिर आप भी तो चुनाव लड़े थे, तो फिर क्यों इस बात से नकार रहे हैं? आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि नहीं होने चाहिए थे पंचायत चुनाव? और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है अजय जी, जवाबदेही सबकी है, आपको भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पक्ष से जवाब नहीं लिया जा सकता। प्रीति पांडे, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सीपी राय और प्रीति पांडे, समस्या तो इस देश में यही है ना कि जहाँ पर जवाबदेही तय होनी चाहिए वहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके बचने की कोशिश होती है। और मैं यही कह रही हूँ कि क्या गाँव के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? जागरूकता की जिम्मेदारी जिले इलाई की थी, राजा की थी, देश की। अरे आप रहने दीजिए, आप राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, इस समय गांव में जागरूकता चलाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सरकारों के साथ मिलकर भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर रही है। जैसे बहुत एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन, जो हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ के भी काम कर रही है, हर जिले में भी काम कर रही है। बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी जागरूक अभियान चला रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गाँव के लोग जो ब्लॉक होता है वहां तक अपना कोरोना का टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं, और नॉर्मल जो बुखार है उसको लेकर 10-10 दिन, 15-15 दिन घरों में पड़े हुए हैं। बनारस के इर्द गिर्द, मैं 1 महीना बनारस रह के आई हूं श्वेता जी, बनारस के अगल बगल जितने गांव हैं, जितने जिले हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है कि लोग ब्लॉक तक लोग नहीं जा रहे। उनको जाने की जरूरत है, टीवी, रेडियो, अखबार, हर माध्यम से जागरूकता करने की जरूरत है। ये बार बार जो टाइफाइड और मलेरिया तक पहुंच के उसके आगे कोरोना का टेस्ट हो ही नहीं रहा है, जहां हो रहा है लोग जा नहीं रहे हैं। जागरूकता अभियान बहुत बड़े लेवल पे कराने की जरूरत है। और एक चीज मैं फिर कहूंगी श्वेता जी, हम एज ए इंडिविजुअल, हम एज ए भारतीय, बीजेपी और कांग्रेस को इस समय कोविड-19 के क्राइसिस में एक साथ देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं वहाँ तक अगर हेल्थ वर्कर्स पहुँच रहे हैं तो गांव वाले या तो उन्हें भगा दे रहे हैं या डर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई मौत हो जाती है तो वहाँ पे लोगों में दहशत फैल जाती है और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इसको हमें इस वक्त संभालना है और जरूरी है कि सरकार फ्रंट फुट पे आके काम करे। केवल
हम सोचे कि समाज सेवी आके करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना के समय में हम एक तरफ कह रहे हैं कि लोग अपने घर में रहे, तो हमारे को सरकार की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि हम घर में बैठ कर भी जो कुछ कर सकते हैं या जहाँ बिल्कुल सही कही है कि लोगों में एक डर का माहौल है, ग्रामीण क्षेत्रों में डर का माहौल है, और उसकी तस्वीरें आज हमारे सामने भी आई जब हमने देखा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। जरा वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं आपके पास लौटूंगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये डर का माहौल ग्रामीणों में क्यों है, क्यों ग्रामीणों में वो दहशत का माहौल है जिसमें वो डर रहे हैं। वो पुलिस को अगर भगाएंगे तो आप सोचिए फिर वहां पर कौन जाकर के इनको रोकने का काम किया करेगा। जरा तस्वीर आपको मैं दिखाती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है। ये देखिए, ये इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे पुलिस की टीम पर हमला कर दिया जाता है। यहाँ पुलिस रोकने के लिए गई थी इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, लेकिन यहाँ पर ये लोग पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे बल्कि पुलिस को भगाने का काम कर रहे थे। लेकिन सवाल तो यही है कि पुलिस को क्यों भगाया जा रहा था, और अगर इसी तरीके से इन लोगों के बीच जागरूकता नहीं होगी तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। देखिए तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पर जाती है, ये लोग जो थे ये अपने अपने घरों के बाहर निकले थे और ये लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, और इन नियमों के पालन के लिए पुलिस गई थी। लेकिन यहाँ पुलिस की टीम पर अगर हमला होगा तो फिर जवाबदेही किसकी होगी, ये मैं समझना चाहती हूँ आपसे। जेटली साहब क्या करेंगे ऐसे में? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिन लोगों को ये बोला था कि आप नपुंसक हो जाएंगे वो आपको पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस के ऊपर। यही तो हम कह रहे थे, अगर इस तरीके की भावना पैदा करेंगे लोगों में तो ऐसी सड़कों पे माहौल देखने को मिलेगा। तो किसने इसका योगदान, कौन थे लोग इसके पीछे जिन लोगों ने इस बात के लिए बरगलाया कि ये वैक्सीन मत लगवाइए। अब ये वो डरते हैं, वो सोचते हैं वैक्सीन लगाने आ रहे हो जिससे हम नपुंसक हो जाएंगे, वो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं जो हमारी जान पे जिनसे खतरा बन जाएगा। ये वो लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर। तो आप ये बताइए, जब हम साइलेंटली वैक्सीनेशन कर रहे थे, हम शांति से वैक्सीनेशन कर रहे थे, तो हम 18 करोड़ दुनिया में सबसे तेज वैक्सीन हम लगा गए। इनको पता भी नहीं चला, तब इनके पास वक्त भी नहीं था, कोरोना क्या होता है नहीं ये भी नहीं पता था, हम तब भी वैक्सीन लगाए चले जा रहे थे। आज भी हम जो कार्य कर रहे हैं मुझे लगता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी प्रदेश क्यों ना, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री संजीदा होता है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मेरे प्रदेश के अंदर कोरोना ना फैले, चाहे वो कांग्रेस से आता हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ समन्वय बना के कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही मुख्यमंत्रियों को बोलती है कि देश के प्रधानमंत्री जब आप वर्चुअल संवाद करें तो उसके बीच में विरोध करिए। जब मुख्यमंत्री विरोध करने के लिए तैयार नहीं है तो सोनिया गांधी जी उन्हें क्यों बरगलाती है विरोध करने के लिए? इसीलिए कहते हैं हर पार्टी को कोऑपरेट करने की जरूरत है, हर पार्टी को साथ चलने की जरूरत है, हर पार्टी को समन्वय बनाने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई हम सबकी है, केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप ये भी तो बताइए श्वेता जी, श्वेता की बड़ी साफ सी बात है। आप एक बात बताइए कि यहाँ कोरोना काल में भी कैसे पिक एंड चूज खबरें की जाती हैं। WHO की खबर बहुत ज्यादा पहुंचाती हमने नहीं पढ़ी। वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल पढ़ जाएगा, लैंसेट में एक आर्टिकल छप जाएगा, उसका हवाला हर डिबेट में दिया जाएगा। बधाइयों की खबर कोई नहीं दिखाएगा, परसों क्या हुआ कितनी भीड़ थी, तो सांप्रदायिकता हो जाएगा। ये जो पिक एंड चूज है ना, सुनील अरोड़ा जी को बना दिया गया, उससे पहले महेंद्र सिंह गिल थे, अजय वर्मा जी जिनको मंत्री बनाया था मनमोहन सिंह ने, केंद्रीय मंत्री बनाया था, चुनाव आयोग से हटते ही उनको मंत्री बना दिया था, दे दिया चीफ जस्टिस। और आपने एक जज को लड़ाई खत्म नहीं होती। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर शहर नहीं संभल पाए तो गांव को कैसे संभालेंगे? अगर अभी से अलर्ट नहीं हुए तो क्या गांव में भी शहरों जैसे हालात हो जाएंगे? और इसके लिए हम तैयार होंगे और हम बैठ करके देखते रहेंगे। फिलहाल 5 के प्रहार में आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।